बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स के बारे में। अब मसला ये है कि क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स का एक लेक्चर पहले भी हो चुका है, लेकिन ये दोबारा से इसको मैं रीशेड्यूल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आई थी। तो मसला यहाँ पर ये है कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्वांटम नंबर्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ काम किया था। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल हमारे पास पेश किया था वो बोहर ने किया था। उसमें उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में बोहर ने ये कहा था कि एक एटम होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और ये जिस चीज़ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी कि ये शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, ये एक ख़ास सर्कुलर पाथ होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ये क्लियरली एटम को क्लियरली डिफाइन नहीं करता था, क्योंकि एटम जो होता है वो बेसिकली ये 2 डायमेंशनल है, प्लेन पे ये सारी चीज़ ड्रॉ हो रही होती है। लेकिन जो एटम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह भी मूव कर रहे होते हैं, इस तरह भी जा रहे होते हैं, इस तरह भी जा रहे होते हैं, इस तरह भी आ रहे होते हैं। तो उसमें काफ़ी डायरेक्शन में वो डायनामिकली मूव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ये बहुत सिंपल था और ये चीज़ों की वजाहत नहीं करता था, ये सिर्फ शेल्स के बारे में बात करता था। जबकि इसमें एक शेल्स के अंदर मुख्तलिफ सब शेल्स भी होते हैं, ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जिसको ये डिस्कस नहीं करता था। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, उसने 1962 में एक इक्वेशन बनाई जिसमें उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सिंपल मूवमेंट नहीं करते, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस है तो वो हर तरह से एक तो मूव करते हैं और दूसरा वो वेव्स की तरह मूव करते हैं, जिस तरह वेव्स मूव करती हैं। और उसने ये भी बताया कि न्यूक्लियस और उसके दरमियान जो होता है ना डिस्टेंस वगैरह वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो बोहर ने भी बताया था कि न्यूक्लियस और उसके शेल्स में कितने शेल्स होते हैं, एक शेल होता है, 2 शेल होते हैं, कितने शेल्स होते हैं और वो कैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बोहर ने भी हमें सब चीज़ें डिफ़ाइन की थी। लेकिन जो बोहर की चीज़ें डिफ़ाइन हुई थी वो शेल्स तक महदूद थी। तो सोल्यूशन जो श्रोडिंगर ने हमें दिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव ए सर्टेन मैथमेटिकल इंटीजर, उसने मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को डिफाइन किया और ज़्यादा वजाहत की, ज़्यादा वाज़े कर दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो वो हम आगे देखते हैं कैसे उसने वाज़े कर दिया। उसने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसने कहा कि ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि एटम की हमें एक्सेप्टेबल पिक्चर्स देती हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और इन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। उन क्वांटम नंबर्स की बेस पे हम इन क्वांटम नंबर्स की बेस पे हम जो है पूरे के पूरे एटम को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एटम में क्या चल रहा है, कैसे उसकी शेप है। ये सब डिसीजन श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर्स की बेस पे बताए थे कि क्वांटम नंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी एटम की शेप को, किसी एटम के सिलसिले को क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हुआ ये सिलसिला था कि सबसे पहले जो उसने कहा था कि 4 क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को फुली डिफाइन करते हैं, वो हैं 4 क्वांटम नंबर्स। तो पहला जो क्वांटम नंबर उसने बताया था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था ये पहला क्वांटम नंबर था और इसको हम n से डिनोट करते हैं, n से जाहिर करते हैं। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से इंडिकेट करते थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसका जो सिलसिला था कि ये क्वांटम नंबर
कैसे डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जो क्वांटम नंबर था ये साइज ऑफ ऑर्बिट्स और उनका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो डिफाइन करता था। कैसे? ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ये साइज ऑफ ऑर्बिट डिफाइन करता है। इसको आप जितना न्यूक्लियस से ज़्यादा ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना उस शेल का या ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। बेसिकली ये एक शेल है, ये एक न्यूक्लियस है और इसका ये पहला शेल है। तो इस पहले शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है। 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इस पहले शेल को हम के शेल कहेंगे। ये 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये इस पहले शेल या ऑर्बिट के बारे में बता रहा है और डिस्टेंस भी बता रहा है न्यूक्लियस से इसका कितना है। ये भी ये n बताएगा, n=1 होगा। तो और इसका साइज भी बताएगा कि जो 1 क्वांटम नंबर का जो ऑर्बिट है या जो शेल है के, इसका साइज इतना है कि इसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। अब जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है वो दूसरा शेल है जो इस केस से ज़रा बड़ा शेल है। इसमें टोटल ये एल शेल है, ये के से थोड़ा बड़ा है और इसकी एन की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं जी 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं एल शेल में और एल का जो क्वांटम नंबर है वो 2 है। इसी तरह फिर उसने तीसरा शेल बताया कि तीसरा जो शेल है वो शेल है, उस शेल का नाम है एम शेल और इसका क्वांटम नंबर जो है वो 3 है और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2n⁻²। ये इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में निकाल सकते हो। तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो m के आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो यहाँ 3⁻² करोगे आप तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इस m शेल के अंदर आ सकते हैं। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन m शेल के अंदर आ सकते हैं, तो आप वो 18 इसके अंदर लगा दोगे। इसी तरह फिर इससे आगे जो शेल होता है वो n शेल होता है। n शेल के लिए n की वैल्यू 4 होती है और उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर आपने मालूम करने हैं तो वो 2n⁻² है। तो वो आप इस तरह करोगे कि यहाँ 4⁻² लगा दोगे और यहाँ 4 4 16 होता है और आपका 32 आ जाएगा। इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके n शेल के अंदर आ सकते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन एन शेल के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों को वाजे हो चुका होगा कि कई स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि ये चीज़ उनको वाजे नहीं हुई, समझ नहीं आई थी। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि नंबर ऑफ शेल्स बताता है कि शेल्स का एक तो डिस्टेंस बताता है कि कौन सा शेल छोटा है कौन सा शेल बड़ा है। जिसका एन की वैल्यू छोटी होगी वो छोटा शेल होगा, उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी 2n⁻² है। तो उससे आप अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक की तो बात वाज़ेह हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब जो अगली बात शुरू करने लगा हूँ वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मैंने आपको बताया कि क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। पहला क्वांटम नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है जी आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप एल से शो करते हैं, ये एल से जाहिर होता है। तो ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब्स एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं?
अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स आपने देखे कि एक एटम के इर्द गिर्द, एक एटम के इर्द गिर्द ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं। ये तो होते हैं ऑर्बिट्स के, इनका नाम है KLMN। ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर सब शेल, ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स को जो डिस्क्राइब करता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। वो ये जो पिछला क्वांटम नंबर था, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो कि n था, वो शेल्स को डिफाइन करता था। इसके लिए k के लिए एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 थी, n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, l के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 थी, m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 थी, n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 थी। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो कि l है, इसके लिए जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपके पास जो है वो आपको, ये जो l है ये आपको बताएगी शेल के बारे में नहीं, बल्कि ये सब शेल्स के बारे में बताएगी। तो अब हम देखते हैं सब शेल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। अब सब शेल्स जो होते हैं, ये एल जो है ये आपके ऑर्बिटल ये सब शेल को डिफाइन करता है। तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ एन। ये एल की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू आप मालूम करते हो तो ये एन -1 होती है। तो एक वैल्यू लेस होगी एल की। ये मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस करता हूँ, दोबारा आपको समझा रहा हूँ, कई लोगों को समझ नहीं ये बात आई थी। इसकी वैल्यू जो है एल की वो n-1 होगी। द वेरियस एनर्जी सब लेवल एल आर, ये जो सब लेवल्स हैं, सब लेवल्स ये जो एल हैं ये कितने हैं, ये कितने टाइप के, जिस तरह एन था, एन की टोटल वैल्यूज 4 हो सकती थी, 1 2 3 4 वो शेल्स के लिए थी, और शेल्स के LMN थे, 4 शेल्स से एन की जो वैल्यूज 4 थी। इसी तरह जो एल है ये सब शेल्स को जाहिर कर रहा है, इसकी भी वैल्यूज 4 ही हैं, और ये जो है 4 सब शेल्स को, जैसे वो KLMN को शो कर रहा था, ऐसे ये सब शेल्स को जाहिर कर रहा है SPDF। ये सब शेल्स के नेम है। ये शेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ सब शेल्स होते हैं उनके नेम है, और ये भी 4 ही होते हैं। लेकिन जो एल की वैल्यू है, जिस तरह एन की वैल्यू भी, एन के शेल्स भी 4 ही थे, कि एन के शेल्स कौन कौन से थे, KLMN थे, ये भी 4 ही थे, और एन की वैल्यू के लिए 1 थी, एल के लिए 2 थी, एम के लिए 3 थी, एन के लिए 4 थी। इसी तरह से जो ये वैल्यूज थी एन की, इसी तरह से एल जो है वो इनको जाहिर कर रहा है सब शेल्स को, और ये शेल के अंदर होते हैं, और इनकी वैल्यूज एल इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये, लेकिन एल की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है, एन से एक लेस होती है। तो अब होगा क्या ये जो डिफाइन कर रहा है, तो अब वो कह रहा है कि ये चीज़ SPDF होते हैं, और एस बेसिकली जो होता है ना, एस का एक्स एब्रीविएशन है शार्प का, SHARP शार्प का, ठीक है। पी जो एब्रीविएशन है वो है प्रिंसिपल का, डी जो है वो डिफ्यूज का है, और एफ जो है वो फंडामेंटल का है। तो ये 12 इनके एब्रीविएशन है। अच्छा, अब क्या होगा कि एल की वैल्यू एन से एक लेस होगी। तो अगर एन, अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, इस सब शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं SPDF के अंदर, वो अगर आपको मालूम करने हो तो उसका फार्मूला है 2L + 1। ये फार्मूला आपको बताएगा कि एक किसी भी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अब मैं आपको ये सारा सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल गिवन बाय द फार्मूला। अब फर्ज करें कि n की वैल्यू है 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो कौन से शेल के लिए होगी जी, K शेल के लिए होगी। डेफिनेटली K के लिए वैल्यू 1 है। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि L की वैल्यू इस वक्त होगी 0। कि L की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, और ये जाती है, मैक्सिमम जा सकती है n-1 तक मैक्सिमम। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू जब k के लिए, k शेल के लिए n की वैल्यू 1 है,
तो एल की सिर्फ ए की वैल्यू आ सकती है 0, क्योंकि जब एन की जो मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है एल की, तो वो भी 0 ही होगी, क्योंकि 1-1 0 ही होगा। तो पहले शेल में एल की वैल्यू 0 ही होगी। एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 0 है, तो इसमें सिर्फ एक ही सब शेल आ सकता है, जो कि एस सब शेल है। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कल भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जो 0 का मतलब है कि एक ही स्टेप होगा, एक ही इसमें सब शेल होगा। क्योंकि 0 है, 0 से मुराद ये है कि एक लेवल, एक कोई खास दूसरा लेवल नहीं है सब शेल का, तो एक ही शेल होगा सब शेल। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये है 2L 2 इंटू 2L प्लस 1। तो इसमें आप L की वैल्यू 0 लगा दो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 ही बच जाएगा, तो इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 आ सकते हैं इस एस सब शेल में। लेकिन जब n की वैल्यू 2 होगी तो आपका शेल होगा L। अब यहाँ पे ये जो L की वैल्यू है वो 0 भी हो, 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जाएगी 1 तक, क्योंकि 2 आप इसमें डालोगे, n 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 सब शेल होंगे, यानी कि L की वैल्यू 0 और 1 2 होंगी। तो इसका मतलब है इसमें 2 सब शेल होंगे। 0 लेवल पे एक सब शेल होगा जो S होगा, और जो 1 लेवल पे सब शेल होगा वो P होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस P सब शेल में कितने आ सकते हैं, एस में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं ये भी हम बता देते हैं कि 2L प्लस 1 हम देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप L की वैल्यू 0 लगाओगे, ये S है, इसके लिए 0 वैल्यू है तो इसके लिए 2 आएंगे, ये P है इसके लिए 1 वैल्यू है इसमें। तो आप P के जो मालूम करोगे 2 1 2 प्लस 1, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये देखें 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब P में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 6 आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 0 और 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके ये n-1 तक जाना था, तो 2 वैल्यू है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और 2 इसकी n की चूँकि मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, तो n 2 माइनस 1 1 है, तो p की 1 है। और इस फॉर्मूले में जब आप l की 1 वैल्यू डालोगे इस वाले फार्मूले में, तो 6 आंसर आएगा, और 6 आंसर इस 6 इलेक्ट्रॉन इस p में आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L शेल में कितने आ सकते हैं वो आपको पहले ही पता था कि 8 आ सकते हैं, वो 2n⁻2 वाले फार्मूले के तहत 8 आ सकते हैं। तो उस 8 में से 2 जो हैं वो S में आएंगे, क्योंकि S की फुल कैपेसिटी 2 तक ही है, क्योंकि ये L 0 लेवल पे होता है S, और ये जो है ना 1 लेवल पे P होता है, तो 1 लेवल पे L के P है, और 1 लेवल L का दूसरे शेल में ही अटेन होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात अब आपको ज़्यादा वाज़ेह हो गई होगी, कई लोगों को समझ नहीं आई थी पिछले लेक्चर में। अब n की वैल्यू हम लेते हैं 3 जब लेंगे तो आपका जो सब शेल है वो m होगा, शेल होगा आपका। तो इसमें अब l की वैल्यू जो है वो 3 होंगी, क्योंकि यहाँ 0 भी होगी और यहाँ पे 3 तक जा रहा है, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो इसका मतलब l की वैल्यू 0 1 0 1 और 2 होगी। तो 0 लेवल पे जो सब शेल होगा वो तो ऐसे ही होगा, जबकि जो 1 लेवल पे होगा वो P ही होगा, जबकि जो 1 लेवल के बाद जो 2 लेवल पे होगा वो D होगा। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये जो फॉर्मूला है किसी भी सब शेल के, ये अगर इस S पे लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P पे लगाओगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 1 L की वैल्यू आप 1 डालोगे तो फिर इस फॉर्मूले इसका आंसर 6 आएगा, और जब इसमें L की वैल्यू 2 डालोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 10। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ सकते हैं वो हैं 18, जो कि आपको 2n⁻2 के फॉर्मूले से पता है कि 18 आ सकते हैं, जो 18 इलेक्ट्रॉन टोटल इस शेल में आ सकते हैं। और आगे इसके ये 3 सब शेल हैं, तो उसके S सब शेल में 2 आएंगे, P सब शेल में 6 आएंगे और D सब शेल में 10 आएंगे। पिछला लेक्चर जिन स्टूडेंट ने देखा जिनको समझ में नहीं आया, अब होपफुली उनको ये
चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी तरह आगे जो एन सबशेल है उसको भी आप देख सकते हो। इसी से फिर हम आगे ये भी डिफाइन कर देते हैं, ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि जो पहला सबशेल है जो जिसकी n की वैल्यू 1 होती है और पहला शेल k होता है, तो इस शेल में जो ऑर्बिटल्स की तादाद होती है वो एक ही होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है और इसका लेवल l का 0 होता है और 0 लेवल पे एक सबशेल होता है जो कि s ही होता है। जबकि जो 2 वैल्यू होती है उसमें शेल आपका l होता है और उसमें 2 सब शेल्स होते हैं 2s 2p। ये इस दूसरे ये 2 इस शेल को जाहिर कर रहा है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, जो कि आपको समझ आ चुकी होगी मैंने किस फॉर्मूले से बता रहा हूँ। तो दूसरे शेल में ये 2 सब शेल होते हैं। इसी तरह जब तीसरा शेल है m, उसमें 3 सब शेल होंगे 3s 3p 3t और जो चौथा होगा वो n होगा और उसमें जो सब शेल्स की तादाद या ऑर्बिटल्स की तादाद होगी वो 4 होगी, 4p 4d 4f 4f। तो ये फिर अब आपको समझ आ गई कि इस शेल के अंदर इन मुख्तलिफ शेलों के अंदर मुख्तलिफ सब शेल्स होते हैं और उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ये होती है। ये पहला शेल हो गया, इसमें एक ही सब शेल है। ये दूसरा शेल हो गया, इसमें 2 सब शेल्स हैं। ये तीसरा शेल हो गया, इसमें 3 सब शेल्स हैं और ये चौथा शेल हो गया, इसमें 4 सब शेल्स हैं मैक्सिमम। तो ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर और इसके आपको चीज़ समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीसरी चीज़ है जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं की थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स का बिहेवियर कैसा होता है। इट इज़ रिलेटेड विद एजीमुथल क्वांटम नंबर्स एज फॉलोज। ये जो होता है ना, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिलेट कर रहा होता है और ये इस तरह से रिलेट कर रहा होता है, ये देखें आप इस तरह से। तो अब जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो जब एल की वैल्यू 0 थी पहले सब शेल के लिए, वो तो आपको पता ही है कि पहले सब शेल का एल 0 होगा, वो मैंने आपको डिफाइन किया था। तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू भी सिर्फ 0 होगी क्योंकि यहाँ पर भी वो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में 0 आ जाएगा, तो m का 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो s सब शेल है ये स्फेरिकल है इन शेप, क्योंकि इसका इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कोई प्लेसिंग इसकी नहीं है, ना ये नेगेटिव है, ये 0 प्लेसिंग पे खड़ा है। तो 0 प्लेसिंग पे इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बल्कि ये एक स्फीयरिकल शेप है, क्योंकि स्फीयरिकल को आप जहाँ भी घुमाएं उसकी शेप एक जैसी रहती है, इसीलिए ये 0 लेवल पे है और कोई मैग्नेटिक इसका कोई किसी तरह से बेंड नहीं हो रहा, तो ये स्फेरिकल शेप है। और अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो 1 का आपको पता है कि 1 पी सब शेल के बारे में बात हो रही होती है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था पीछे जो हमने डिस्कस किया है। तो ये पी सब शेल है, पी सब शेल के लिए 1 है, तो फिर इसका मतलब पी सब शेल की 3 मैग्नेटिक एम की वैल्यू 3 होगी, एक +1 होगी, एक 0 होगी और एक -1 होगी। इसका मतलब पी की 3 शेप्स हैं। तो पी जो है वो 3 डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड में, 3 डायरेक्शन उसकी होती हैं, एक 0 डायरेक्शन होती है, एक 1 होती है और एक -1 होती है। तो वो 3 डायरेक्शनों में होता है कि अगर भी एक डायरेक्शन ये है तो दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, इस तरह से उसकी 3 डायरेक्शन होंगी। पी की हमेशा 3 डायरेक्शन होंगी क्योंकि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट 3 तरह से आ रहा है।
तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो ये हमें इस तरह से बता रहा है। इसी तरह डी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हम डिस्कस करेंगे कि डी जो होता है, डी की जो डी है उसके लिए एल की वैल्यू जो है वो 2 होती है, जो कि मैं पहले आपको डिफाइन कर चुका हूँ। तो डी की जो मैग्नेटिक वैल्यूज़ होंगी वो, अब जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक का जो रिलेट कर रहे थे वो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एम जो है वो पॉजिटिव एल अप्रोच टू 0 और ये नेगेटिव एल। तो फिर यहाँ पर एम की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, यहाँ 2 है। तो ये एल की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है, तो ये इस तरह से जा रही होती है। तो अब यहाँ पे एल की वैल्यू 2 है, तो अब यहाँ जो है इधर 0 भी होगी इसकी वैल्यू। पहले तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये +2 होगी, फिर +1 होगी, फिर 0 होगी, फिर -1 होगी, फिर -2 होगी। इसका मतलब ये है कि डी की जो है ना 5 ओरिएंटेशन है, ये 5 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में करता है। 5 डायरेक्शंस होती हैं इसकी, तो ये 5 डायरेक्शंस में ऑक्यूपाई करता है अपने आप को डी सब शेल। और ये दूसरे एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए, ये हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 डायरेक्शन में ये करता है, ये डबल डम्बल लाइक शेप बनाता है। ये इस तरह की इसकी डबल डम्बल लाइक शेप होती है। जिस तरह से हमने क्रोमोसोम्स की शेप है, तो इस तरह इसकी ये शेप होती है, डी सब शेल की डबल डम्बल लाइक होती है। तो ये 5 किस्म की डायरेक्शनों में होता है। इससे आगे आएगा एफ सब शेल। तो एफ सब शेल की और भी ज़्यादा यानी कि 7 होती हैं उसकी, तो वो भी आपको पता लग जाएगा, आगे आप खुद निकाल सकते हैं या बुक से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर चौथा क्वांटम नंबर है, और इसको चूंकि वीडियो अब बड़ी हो रही है तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इस किस्म के हवाले से किसी किस्म का पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, आपके कोई कंसर्न है या असाइनमेंट तो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, वो हम आपको सॉल्व करके भी देंगे। आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने दिए भी होते हैं। तो वहाँ जाके हमें ईमेल करें, हम उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के आपको समझा के इंशाल्लाह आपको भेजेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।